हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी। कारण भाई ये गजब बाजार है, ये गजब बाजार है। ये बाजार ऐसा है, यहाँ वो होता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। मुझे याद है जब रिलायंस 2400 पहुंचने वाला था, 2400 काटा नहीं था, लगभग 2400 के आस पहुंच गया था, तो कितने सारे मेरे फॉलोअर्स, कितने सारे मेरे स्टूडेंट्स यही कहते थे, सर आपने रिलायंस नहीं खरीदवाया, सर आपने रिलायंस नहीं खरीदवाया। मैंने कहा भाई ठीक है, मौके आ जाते हैं, मौके आ जाते हैं। नहीं सर मुझे तो 2200 मिल जाए मैं तो खरीद लूँगा, सर 2300 मिल जाए मैं खरीद लूँगा, सर 2100 पे तो मैं पक्का खरीद लूँगा। और जो बहुत कंजर्वेटिव टाइप इन्वेस्टर्स होते हैं, जो डरते हैं, बहुत डरपोक टाइप होते हैं, सर मैं भी 2000 पे खरीद लूँगा। और आज जब 1900 आया हुआ है तो सब कह रहे हैं, अभी तो 1840 तक चला गया था, कि सर क्या करें, सर रिलायंस बेच दें, सुना है 1100 हो जाएगा, सुना है 600 हो जाएगा, सुना है 900 हो जाएगा, सर आपने जो कहा था वही हो जाएगा, ये काफ़ी गिरने की उम्मीद है। तो बेटा देखो, जब कोई बातें कही जाती हैं तो उसको कॉन्टेक्स्ट में समझना होता है। रिलायंस ने जो लंबी छलांग मारी, ज़बरदस्त छलांग, बहुत बढ़िया छलांग जो मारी, उसके कारण है, कुछ कारण बन गए थे। बाहर से इतना पैसा आया, इतना कुछ आया, तो नो डाउट काफ़ी उसने तेज़ी दिखा दी, जिसके चलते वो रेट बढ़ गया। तो एक करेक्शन तो ड्यू थी, बस ये करेक्शन देर से आई है। कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, तो इसलिए करेक्शन भी अच्छी खासी है। तो अब मैं किसी को कभी नहीं कहता आप ये चीज़ खरीदो, ये चीज़ बेचो। आपको पता है मैं कभी किसी को नहीं कहता। मैं क्या कर रहा हूँ मैं बताता हूँ। मैं तो रिलायंस को हर फॉल पे खरीद रहा हूँ, और जितना ये गिरेगा साहब उतना मैं खरीदूंगा, जितना ये गिरेगा। मेरा तो एक ही डायलॉग है ऑपरेटर से, तू गिरता जा मैं खरीदता जाऊंगा, तू गिरता जा मैं खरीदता जाऊंगा, तू बढ़ाता जा मैं बेचता जाऊंगा, तू बढ़ाता जा मैं बेचता जाऊंगा। तो MKJ क्रीपिंग स्ट्रैटेजी के द्वारा मैं तो इसमें अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करता जा रहा हूँ। और मेरे इसके अलावा फ्यूचर में भी इंटरेस्ट है, ऑप्शन में भी इंटरेस्ट है। तो हो सकता है जो मैं बोल रहा हूँ मैं थोड़ा बायस्ड हूँ। देखो, जब कोई आदमी किसी चीज़ को अच्छा पसंद करता है, उसमें वो काफ़ी काम करता है, और जब वो उसमें काफ़ी काम करता है तो बायस्ड हो जाता है। तो मैं डिस्क्लेमर साथ साथ दे देता हूँ, मैं बायस्ड हूँ। मेरे कहने से आपको कुछ नहीं करना चाहिए, आपको तभी करना चाहिए जबकि आपके दिल से आवाज़ आए कि करना है करना है करना है, तभी करना चाहिए। किसी का कहने से कभी मत करो। मेरी पुरानी कहावत है, सुनो सबकी करो मन की। तो मैं तो सबकी सुनता हूँ, मेरे इतने फॉलोअर्स, इतने स्टूडेंट्स हैं, मैं पूछता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, करता वही हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि ये जो करेक्शन है एक अच्छा मौका है, पर नो डाउट इसमें प्रश्न चिन्ह है कि भाई कितना गिरेगा। क्योंकि इसमें जिस तरह से 1600 की लोग पुट बेच रहे हैं, 1600 के लेवल पे जिस तरह से काम हो रहा है, मैं चकित रह गया। जनवरी के महीने में भी 1600 पे काम हो रहा है और अच्छे प्रीमियम पे काम हो रहा है। तो जिसके चलते अगर इतना काम होगा तो एक ऑपरेटर के लिए इजी हो जाएगा लोगों को फंसाना। तो मौका तो अच्छा है, पर ये बताना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि ये शेयर कितना गिरेगा। 1900 जाएगा, 1800 जाएगा, 1700 जाएगा, 1600 जाएगा, सबके जो है ऑप्शंस ओपन है। अब जैसे मैंने एक 1600 की पुट बेची, तो मेरे कई फॉलोअर्स जो कंजर्वेटिव हैं, जिनके पास फंड नहीं, सर हम भी बेच दें, हम भी बेच दें। मैंने कहा भैया आपका डिसीजन है, मैं बेची है, रीज़न बताया है। लेकिन अगर 1600 पे सब बेच रहे हैं तो भाई सर वो तो इन द मनी होगी नहीं। मैंने कहा ऐसा नहीं होता है। अगर मैं 1600 पे बेच रहा हूँ, कोई खरीद रहा है, तो जो खरीद रहा है वो पैसे डुबाने के लिए थोड़ी खरीद रहा है। उसको लग रहा है 1600 कट जाएगा, उसको फ़ायदा होगा। मुझे लग रहा है नहीं कटेगा, इसलिए मैं बेच रहा हूँ। लेकिन कट भी सकता है, मैं थोड़ा डिफरेंट हूँ। आप कह रहे हो नहीं कटेगा, मैं इसलिए नहीं बेच रहा हूँ कि नहीं कटेगा, मैं इसलिए बेच रहा हूँ मुझे लग रहा है 1600 तो बड़ी वर्थ है यार, अगर ये कट गया तो मैं डिलीवरी ले लूँगा। यानी मैं डिलीवरी के माइंड में रख के उसका अरेंजमेंट करके ही कोई काम करता हूँ, अदरवाइज मैं काम नहीं करता। मेरा सिंपल सा रूल है, चीज़ अच्छी लगती है तो उसकी पुट बेचता हूँ, नहीं तो नहीं बेचता। गैम्बलिंग, नो टू गैम्बलिंग, मैं गैम्बलिंग नहीं करता। और कभी कभी मन करता, जैसे MRF में किया था कि एक बार क्या डायलॉग था याद है एक बार एक बड़ा काम करना है पंगा लेना है, रिस्क खेलना है। तो वो खेला भी था, वो अच्छा फ्रूटफुल रहा अपना MRF का। तो अब थोड़ा सा शेयर की चर्चा कर लेते। काफ़ी चर्चा कर ली, मैंने पोजीशन बता दी, अपनी फीलिंग बता दी। अब आइए कुछ थोड़े से फंडामेंटल्स की बात करते हैं। देखिए, रिलायंस का अगर आप शेयर देखेंगे
तो मैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बता रहा हूँ। इसकी मार्केट कैप देखिए साहब इस वक्त 1200 करोड़ से ऊपर की, अब तो गिर गया काफ़ी, अदरवाइज 1600 करोड़ भी इसने क्रॉस कर दिया था या उसके आसपास लपेटे में आ गया था, जिसके चलते ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। और ये कंपनी में जो नई नई मजबूतियाँ, जो नए काम किए हैं वो बड़े अच्छे देखने में लगते हैं। कंपनी जो है डिविडेंड देने में बहुत कंजर्वेटिव है, मैं यही कहूँगा बहुत कंजूस है। बुरा नहीं मानिएगा, अंबानी साहब अगर वीडियो देख रहे हैं तो मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, बुरा नहीं मानिएगा। कहीं ना कहीं कंजूसी आपके डिविडेंड पॉलिसी में साफ झलकती है, आप डिविडेंड बहुत कम देते हैं। वैसे कोई ज़रूरत भी नहीं है, आपकी एक्सपेंडिंग कंपनी है प्रैक्टिकली देखा जाए, आप एक्सपैंड कर रहे हैं तो आप पैसा री इन्वेस्ट कर रहे हैं। पर जो हमारे छोटे निवेशक होते हैं ना जी, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, निवेशक होते हैं, वो आपसे बड़ी उम्मीदें लगाते हैं। जब उनको डिविडेंड बहुत थोड़ा मिलता है ना, तो उनको हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी और इवन गवर्नमेंट कंपनियां बड़ी अच्छी लगती है, डिविडेंड तो अच्छा मिलता है, क्योंकि उन्हें मुंह मीठा भी तो करना होता है साहब। तो थोड़ा सा डिविडेंड की मात्रा बढ़ाइए, डिविडेंड आपका इस लेवल पे कम लगता है, बाकी पैसे की जरूरत पड़ती है राइट से फिर उठा लिया करिए, आपके लिए क्या दिक्कत है। तो डिविडेंड्स जो है इस कंपनी का कम रहता है और इसलिए डिविडेंड यील्ड कुछ भी नहीं है, 0.34 है। अब बीटा कंपनी का 1.12 ऑब्वियसली रिएक्ट बहुत ज़्यादा करती है, तो बीटा इसका हाई है। इसमें अभी एक हल्का सा नेगेटिव ड्रॉबैक ये है, अगर आप वो देखेंगे ना स्टैंड अलोन ईपीएस प्राइस अर्निंग रेशियो, तो वो 43 का है, जिसके चलते इंडस्ट्री का जो है वो 38 का है। तो ये थोड़ा सा ओवर वैल्यूड अभी भी नज़र आता है। पर जब आप कंसोलिडेटेड पी पे देखते हैं तो वो खासा कम है, 30, यानी इंडस्ट्री से खासा कम है। और रिलायंस के लिए सही मायने में स्टैंड अलोन इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसोलिडेटेड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंसोलिडेटेड में रिलायंस रिटेल भी आ जाता है, जियो भी आ जाता है, सारे अट्रम शट्रम आ जाते हैं। रिलायंस एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म डाइवर्सिफाइड अपने आप में, यही एक, अगर ये कंपनी को दिक्कत ना है तो अपने आप में एक म्यूचुअल फंड है। जब आप रिलायंस का शेयर खरीदते हैं तो आपने रिफाइनरी में भी पैसा लगा दिया, केमिकल्स में भी पैसा लगा दिया, आपने पेट्रोकेमिकल्स में स्पेशली, आपने रिटेल में भी पैसा लगा दिया, आपने जियो में भी लगा दिया, इवन ये जो सब आपके वेंचर्स है TV 18 वगैरह, मीडिया में भी लगा दिया। मतलब कोई सेक्टर ही नहीं बचता जहाँ पैसा ना लगाया। अपने आप में वेल डाइवर्सिफाइड, यानी अगर कंपनी का रेट सही चलता रहे तो अपने आप में ये एक छोटा सा म्यूचुअल फंड ही है। आपको ये मेरा जो नया ऑब्जर्वेशन मैंने आपको दिया, एक नई सोच दी, कैसे लगी? अगर मज़ेदार लगी तो ठोको क्या लाइक, और नीचे कमेंट में बताओ आपको कैसे लगा। अपने आप में डाइवर्सिफाइड कंपनी हो जाती है। तो अब इसके पास पैसा भी बहुत है, ये लोन उतार सकती है। बाकी हालांकि इसने भी लोन नहीं उतारा है पूरी तरीके से, अभी भी इसका लोन 1 लाख करोड़ से कम है, पर है खासा बड़ा लोन। वो पैसा इन्होंने रखा हुआ है, शायद ये सोच रहे हैं कि लोन ना उतार के जो चीज़ें सस्ती मिल रही है वो ले लें। ठीक है स्ट्रैटेजी अपने आप में, लेकिन ये जो लोन ना उतारने की स्ट्रैटेजी है लास्ट में पता चलती है ठीक थी या बुरी थी, तो इसका अभी नहीं पता चलता। तो ओवरऑल प्राइस अर्निंग रेशियो जो है वो भी थोड़ा सा रीजनेबली नजर आ रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो तो काफ़ी अट्रैक्टिव है, मैं ईमानदारी से बोलूँगा। अब देखिए इसके ट्रेड्स, जिस तरह की ये बड़ी कंपनी और जिस तरह से बहुत बड़ी गिरावट आई है, तो 2 करोड़ 65 लाख ट्रेड हुए हैं इसके 20 नवंबर को, लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था। 2 करोड़ 65 लाख बहुत ज़्यादा शेयर नहीं है। अब आपको सर शेयर भी तो 2000 का है, मैं मानता हूँ इस बात को, बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन भाई अपने आप को ये निफ्टी 50 रिप्रेजेंट कर देती है, 14% से आसपास का इसका वेट है। तो उसके चलते मुझे लग रहा है गिरावट में इतना वॉल्यूम नहीं है। और एक बात और ऑब्जर्व करिए कि डिलीवरेबल्स बहुत ज़्यादा है, 27-28%। इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा शेयर और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है, पर ज़्यादा तो है। उसके बावजूद भी 27-28% की डिलीवरी, तो ये मायने रखता है। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा ये इसके फेवर में जाता है। तो एडवर्स फैक्टर तो इसका यही है कि डिविडेंड यील्ड बहुत कम है, पर ग्रोथ कंपनीज अगर डिविडेंड नहीं भी देती तो कोई बुराई नहीं है। ये उनका कम डिविडेंड देना वैसे अच्छा होता है प्रैक्टिकली, लेकिन जब ये स्टेबल भी थी तब भी ये डिविडेंड कम दिया करती थी थोड़ा सा, इसलिए मैंने शिकायत कर भी दी। अगर कहीं मोटा भाई के पास खबर पहुंचेगी तो शायद कभी ध्यान दे दे। वैसे तो इतने बड़े आदमी हैं, हम लोगों की छोटी छोटी बातों पे क्या ध्यान देना उन्होंने, फिर भी अपना फ़र्ज़ है किसी को बता देना, अपना ऑब्जर्वेशन दे देना, सो हमने कर दिया। तो इसके चलते अगर आप देखेंगे डिलीवरेबल्स बहुत अच्छे हैं। अब मैं आपको ना इसके प्रोमोटर्स, अब इसके होल्डिंग पैटर्न दिखाता हूँ। होल्डिंग पैटर्न तो गजब का। देखिए मोटा भाई ने सबसे अच्छा काम किया हुआ कि अपने पास मेजॉरिटी शेयर्स हैं, तो कोई रेजोल्यूशन पास करने में दिक्कत नहीं है कि 50% से ऊपर उन्होंने अपने शेयर्स को मैनेज रखा हुआ। प्लेजिंग तो वो करते ही नहीं, बहुत अच्छी बात है। FIs देखिए कितना ज़्यादा पैसा लगाया हुआ, यानी अगर आप सिर्फ मोटा भाई को देख लें, मोटा भाई की अपनी होल्डिंग ओनर्स की, प्रमोटर्स की, और FIs जोड़ दे तो 75% होल्डिंग तो यही साफ हो जाती है। और उसके बाद आप देखिए जो हम आपके जैसे मेरे जैसे लोग हैं जो अदर्स के अंदर आते हैं, वहाँ होल्डिंग पैटर्न सेम है। और अगर मोटा मोटा देखेंगे तो डिक्लाइन ही हुआ है। अगर देखें आप, सितंबर में ज़्यादा था, दिसंबर में डिक्लाइन हो गया, मार्च में ज़्यादा था और फिर जून में डिक्लाइन हो गया।
अब उसके बाद का अवेलेबल नहीं है, तो लेटेस्ट पोजीशन जो भी पोजीशन अवेलेबल उसके हिसाब से हमारी जो होल्डिंग है कहीं 8 से 9% के बीच रहती है। बाकी सारी की सारी होल्डिंग मेजॉरिटी पोर्शन तो आपका मोटा भाई के पास हो गया और दूसरा एफआईज के पास हो गया। बचा कुचा जो है वो हमारे 16% के आसपास डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास हो गया। इसमें इंश्योरेंस कंपनी की बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट है। इंश्योरेंस कंपनी कम कंपनीज में इन्वेस्ट करती है, सभी में नहीं करती, पर उसकी अच्छी खासी हैवी इन्वेस्टमेंट है रिलायंस में। तो ओवरऑल ये सब चीज़ों को देख के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी रिलायंस के फेवर में जाता है। आइए थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि शेयर्स के फंडामेंटल सही है, टेक्निकली शेयर वीक है। हाँ, अगर कोई ऐसी बात है जिसका हमें अंदेशा नहीं, अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है, पीछे न्यूज़ आ रही थी, ज़्यादा मैं एलैबोरेट नहीं करूँगा कि मोटे भाई की तबीयत ख़राब है, कभी कुछ न्यूज़ आई कि वो अमेज़ॉन की वजह से हो गया, ये इस तरह की बातें चल रही थी, वो तो न्यूज़ तो लोग खोज लेते हैं। पर अगर कोई ऐसी चीज़ बड़ी छुपी हुई खतरनाक सी चीज़ जो हमें ना पता हो वो एग्जिस्ट करती है तो मैं नहीं कहता, अदरवाइज ओवरऑल पैटर्न सही है। पीछे भी देखिए शेयर गिरा था, ये लगभग 1850 का लेवल इसने काटा था और मेरी लास्ट बाइंग 1840 थी, जिसको मैंने आगे प्रॉफिट में बेचा था। ऑल्दो मैंने सारे शेयर्स वापस खरीद लिए, जो बेचे थे गिरा तो फिर मैंने खरीद लिए, और अब फिर ये गिरेगा तो मैं खरीदूंगा। मेरा डायलॉग याद रखिएगा, तू गिरता जा मैं खरीदता जाऊंगा। उसके बाद ये शेयर चढ़ा और गैप एमकेजे गैप थ्योरी के हिसाब से गैप छोड़ के चढ़ा, तो वो सारे के सारे जो 1-2 दिन की गिरावट उसमें फिल हो गए। और अगर आप देखेंगे पिछली 1, 2, 3, 4, 5 कैंडल लगातार लाल हैं, उसके बाद एक हरी कैंडल बनी, फिर 2 लाल हैं, फिर एक हरी, फिर एक लाल है। यानी ओवरऑल आप देखेंगे इस चार्ट में, अगर आप ध्यान लगाएंगे तो ओवरऑल कैंडल है लाल लाल ज़्यादा नजर आ रही है, हरी कम नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है चार्ट के ऊपर लाली लाली बिखरी हुई है। तो जिसके चलते हम यही कहेंगे कि टेक्निकली तो शेयर वीक है। जब शेयर टेक्निकली वीक हो जाता है तो लोगों की पोजीशन पे बहुत डिपेंड करता है। अगर लोगों ने इसको लॉन्ग कर रखा है तो ये खासा गिर सकता है गिरावट के, और फिर कोई भी लेवल झटके के लिए तो दिखाई सकता है। अब आप देखिएगा पीछे बेरिश क्रॉसओवर बड़ा स्ट्रॉन्ग चल रहा था, नीचे एमएससीडी चार्ट पे देखिए, फिर वो बुलिश क्रॉसओवर बना, बुलिश क्रॉसओवर बड़ा स्टेबल सा बना रहा, और उसके बाद देखिए अब वो बुलिश क्रॉसओवर फिर से कट के ऐसा लग रहा है बेरिश क्रॉसओवर बनेगा। और पीछे तो इसका जो आरएसआई है 20 के आसपास चला गया था, अब आरएसआई थोड़ा सा संभला था बीच में, फिर अब 35 के आसपास आ गया। तो इस वक्त तो टेक्निकली शेयर वीक है, बाकी गेम सारा ऑपरेटर का साहब, इसका पता कुछ नहीं चलता शेयर कहाँ किधर किस तरह से भागेगा। पर ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि अभी भी शेयर जो है टेक्निकली बहुत वीक हो चुका है। तो जब टेक्निकली कोई शेयर वीक होता है और अगर लोग पुट्टे बेच रहे हैं, ऑप्शन में पुट्टे बेच रहे हैं, कॉल खरीद रहे हैं और फ्यूचर लॉन्ग कर रहे हैं, तो फिर ये शेयर कितना भी गिर सकता है, क्योंकि लोगों को फिर एक बारी को झटका देना ही पड़ेगा ऑपरेटर को, तभी ऑपरेटर कमा पाएगा। तो ओवरऑल समेशन यही है। अब इसको न्यू कर लेते हैं कि मैं भी इसमें काम कर रहा हूँ, लेकिन सोच के समझ के, ऑल्दो अपनी कैपेसिटी का मैंने काफ़ी बड़ा हिस्सा इसमें फिर से स्टेक पे लगा दिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरे मन में डर है, मैं थोड़ा सा घबराया हूँ। और समझदार निवेशक वही होता है जो घबरा के काम करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं समझदार हूँ, अगर आप में से जो लोग घबरा के ध्यान से सोच के काम करते हैं वो काफ़ी समझदार है, क्योंकि शेयर बाजार अपॉर्चुनिटी कम, ट्रैप ज़्यादा है, स्पेशली शॉर्ट रन में। तो ये था ओवरऑल मेरी फीलिंग रिलायंस को लेके। अगर मज़ा आया तो क्या ठोकोगे लाइक, और उसके बाद कमेंट जरूर करिएगा मेरी बातों से आप कितना सहमत है। आइए बात करते हैं बाजार अगले हफ्ते में सबसे पहले निफ्टी 50 का वीकली चार्ट। निफ्टी 50 का वीकली चार्ट देखेंगे। इस बार उसने एक लाल कैंडल बनाई है, आप देखिए, जिसकी बॉडी ऊपर की छोटी है, हल्की सी ऊपर वीक है, नीचे की वीक लंबी है। पिछली कैंडल और उससे पिछली कैंडल यानी सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट के बीच में गैप रह गया था, जो एमकेजे गैप थ्योरी के हिसाब से भरना चाहिए। आपकी क्या राय है? वीकली मैंने देखा डेली चार्ट पे तो 98 to 99% भरता है, और ऑलमोस्ट बाकी भी भर ही जाते हैं, चाहे लेट भरे। वीकली पे तो गैप छूटता ही नहीं है। अब ये गैप वीकली पे छूटा है, तो आपकी क्या राय है, ये गैप भरेगा? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। अब कैंडल को अगर आप देखें तो अगर आप चार्ट देखेंगे तो लगातार बुलिश चार्ट है कई हफ्तों से, बहुत सारे हफ्तों से। और अब जो कैंडल बनी है, ऑल्दो उसको आप हैंगिंग मैन भी कह सकते हैं, ऑल्दो उसकी थोड़ी सी बॉडी लंबी है, बड़ी है, हल्की सी बॉडी और छोटी होती ना तो ज़्यादा हैंगिंग मैन लगती। तो ये ऐसे ओवरऑल इसको हैंगिंग मैन कैंडल कहेंगे। देखिए थोड़ा जो टेक्निकल एनालिसिस है ना, ये सॉफ्ट साइंस है, ये हार्ड साइंस नहीं है। यहाँ 2 + 2 4 नहीं होते, कभी कभी 2 + 2 5 हो जाते, कभी कभी 2 + 2 3 हो जाते। अब आपको कैसे हो सकता है सर ये? अरे क्यों नहीं हो सकता? आपने 2 रुपये बैंक में जमा कराए, फिर 2 रुपये जमा कराए, कुछ समय बाद 1 रुपये ब्याज मिला, तो 2 + 2 क्या हो गए? 5। कैसा लगा? मजा आया तो ठोको लाइक और कमेंट करो। अब आप कहोगे सर ये तो ठीक है, 5 तो समय 3 कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। आपने 2 रुपये कमाए, फिर आपने 2 रुपये कमाए, साल में टैक्स लगना होता है, 1 रुपये का टैक्स लगे, बच कितने गए? 3। तो 2 + 2 3, 1 तो टैक्स चला गया। कैसा लगा? अब और मजा आया तो ठोको लाइक ऑड में ठोकना, 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 2 4 6 8 नहीं, वो लाइक उड़ जाता है।
इंजॉय किया करो यार, लाइफ में इंजॉयमेंट कहाँ है। तो उसके चलते सॉफ्ट साइंस है इस तरह से, मेरे को बात समझ, इसमें कुछ भी चीज़ आ सकती है। तो सॉफ्ट साइंस को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो ये काफ़ी हद तक हैंगिंग मैन कैंडल ही है, क्योंकि इसकी जो बॉडी है शायद एग्जैक्ट डबल नहीं है, डबल से थोड़ी छोटी, जो इसकी बॉडी के नीचे वाली विक की बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट डबल नहीं है, डबल से थोड़ी छोटी है। इसलिए मैंने कहा कि बॉडी थोड़ी और छोटी हो जाती तो फुल फ्लेज हैंगिंग मैन हो जाती है। हैंगिंग मैन में कई लोग कहते हैं ऊपर की विक नहीं होती, ऐसा नहीं, ऊपर की विक हल्की हो सकती है, ऊपर से रस्सी टंगेगी तभी तो गर्दन अटकेगी। ये जो बीच की जो बॉडी है गर्दन है, और नीचे रस्सी टांगे हैं, और ऊपर रस्सी है, हैंग तो तभी करेगा तो रस्सी ऊपर टंगी, थोड़ी सी रस्सी ऊपर होनी चाहिए। तो ओवरऑल ये हैंगिंग मैन ना भी कहा जाए तो हैंगिंग मैन जैसी कैंडल, और अगर तेजी के दौर में हैंगिंग मैन आता है तो इसका मतलब गिरावट हो सकती है। बाकी कंफर्मेशन कल मिलेगी, अब कल देखते हैं क्या होती है पोजीशन, मतलब इस हफ्ते, आने वाले हफ्ते में, तो उसके बाद पोजीशन बनेगी। अगर आप MACD चार्ट पे देखेंगे तो बाजार जो है फुल टॉस स्ट्रांग है, क्योंकि MACD चार्ट पे लगातार हिस्टोग्राम हरे बन रहे हैं, नहीं बुलिश क्रॉसओवर और तेज स्ट्रांग होता जा रहा है। और अगर आप बात करेंगे RSI पे, तो RSI लगातार इंप्रूव कर रहा है, 69 के लेवल पे चला गया है। एक बार फिर ऊपर कैंडलस्टिक चार्ट पे आ जाए तो कैंडलस्टिक चार्ट पे कैंडल की लोकेशन तो देखो ना, बोलिंजर बैंड पार करके बनी है पूरी की पूरी कैंडल, तो अपने आप में कैंडल बहुत बुलिश है, रंग उसका लाल है, हैंगिंग मैन है जो डर पैदा कर रही है, लेकिन कैंडल बहुत ज़्यादा बुलिश है, क्योंकि वो बोलिंजर बैंड के ऊपर बैंड को क्रॉस कर चुकी है, और वो 50 डेज इनमें से बहुत ज़्यादा ऊपर। तो इन सभी बातों को देखते हुए आप यही बोलोगे कैंडल स्ट्रांग है, स्ट्रांग है, स्ट्रांग है। आइए बात करते हैं वीकली ऑप्शन चेन एनालिसिस की। तो वीकली ऑप्शन चेन एनालिसिस में अगर आप ध्यान से देखेंगे, कॉल के डेटा में कोई परिवर्तन नहीं रहा साहब, पुट के डेटा में कोई लंबा चौड़ा परिवर्तन नहीं। एक अच्छा परिवर्तन अगर देखेंगे तो टोटल ओपन इंटरेस्ट यानी थियरी ऑफ मैक्सिमम पेन के अंतर्गत आता है। अगर आप कॉल के डेटा की बात करेंगे तो लगातार 13,000 का लेवल जो है वो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का रहा है, और यहां पर आप देखिए लगातार ओपन इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। 13,500 पे भी लगातार बढ़ता जा रहा है, पर लास्ट में यानी फ्राइडे को थोड़ा सा कम हुआ है। तो ओवरऑल 13,000 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस हमें बनकर नजर आता है। 13,000 बाजार के लिए काटना इस क्लोजिंग पे खासा मुश्किल है, और बाई चांस 13,000 काट ले तो 13,500 शायद नहीं काट पाएगा। बाकी 4 दिन है, 4 दिन शेयर बाजार के अंदर कयामत लाने के लिए काफ़ी होते हैं। कैसा लगा डायलॉग? मज़ा आया तो ठोको क्या लाइक। आइए बात कर लेते हैं पुट के ओपन इंटरेस्ट की। तो पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट लगातार 12,000 के लेवल पे बना हुआ, जहां पर वो लगातार अगर आप देखेंगे ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है, एक्सेप्शन 18 नवंबर के जब वो गिरा है, पर जितना वो गिरा उससे डबल तेजी से फिर वो आगे बढ़ गया। और अगर सेकंड हाईएस्ट लेवल देखेंगे तो पहले हफ्ते के 3 दिन वो 12,500 पे रहा, फिर बढ़कर 12,800 पे चला गया। ऊपर के लेवल पे देखोगे आप 12,900 तक लगातार ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, यानी कहीं ना कहीं जो नीचे की सपोर्ट्स हैं बड़ी स्ट्रांग है। बाजार के लिए 12,500 काटना भी बड़ा मुश्किल है, और 12,000 काटना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो बाजार कहीं ना कहीं इस वक्त 12,500 और 13,000 के लपेटे में होगा, लेकिन बाजार अपने आप में बड़ी क़यामत वाली जगह है, 4 दिन में कुछ भी हो सकता है। आइए अब थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन की बात करते हैं। लगातार मैक्सिमम पेन 12,000 पे बना रहा, लेकिन फ्राइडे को एक भयंकर परिवर्तन आया, जिसके चलते 12,800 बन के उभर कर आया एक मैक्सिमम पेन का पॉइंट। तो अब इस वक्त मैक्सिमम पेन 12,800 पर है, और सेकंड हाईएस्ट जो है वो 12,000 पर है। लेकिन अगर आप 12,800 के ऊपर के लेवल देखेंगे, स्पेशली 12,900, 13,000, वो भी खासे कॉम्पिटिटिव लेवल है, वहां पर भी ओपन इंटरेस्ट खासा बड़ा है। तो ओवरऑल इस वक्त बाजार कहीं ना कहीं 12,800 थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे के बीच में अपनी एक्सपायरी लेनी चाहिए, ऐसा हमें कॉल ऑप्शन और टोटल ऑप्शन का डेटा बता रहा है। बाकी मैं बार बार बोल रहा हूं, 4 दिन बाजार में भूकंप लाने के लिए, हलचल मचाने के लिए, तूफान लाने के लिए, कयामत लाने के लिए बहुत होते हैं। 4 दिन शेयर बाजार के लिए बहुत होते हैं। तो बाकी ये 4 दिन बड़े मस्त रहेंगे, बड़े एक्साइटिंग रहेंगे। देखते हैं इन 4 दिनों में किस तरह की कयामत, किस तरह की बातें, किस तरह की चीजें बाजार में होती हैं। ये बात कर लेते हैं आपके प्यारे राज दुलारे डार्लिंग्स यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, FIs DIs की। तो FI और DI लगातार अपनी बात पे कायम है, बात पे कायम है। मर्द वही होता है जो अपनी जवान पे कायम रहे। दोनों लगता है पक्के मर्द हैं। FIs कह रहा है मैं खरीदूंगा खरीदूंगा खरीदूंगा, और DIs कह रहा है मैं बेचूंगा बेचूंगा बेचूंगा। इसके चलते FIs ने पूरे हफ्ते हर रोज माल खरीदा नेट में कह रहा हूं, और DIs ने माल बेचा नेट में कह रहा हूं। जिसके चलते पूरे हफ्ते की बात की जाए तो FIs ने कुल मिला के 13,000 करोड़ से ऊपर का, 13,000 करोड़ से ऊपर
ऊपर की नेट खरीदारी करी। डीआईज ने 12,300 करोड़ से ऊपर की नेट बिकवाली करी, 12,300 करोड़ से ऊपर की नेट बिकवाली। और अगर दोनों भाइयों का जोड़ कर लिया जाए तो हफ्ते में 4 वर्किंग डेज थे, एक दिन बाजार बंद था। 4 में से 3 दिन नेट खरीदारी हुई है, एक दिन अच्छी खासी नेट बिकवाली हुई है, जिसके चलते टोटल वीकली पोजीशन थोड़ी रीजनेबल हो गई और वो 676 यानी 676 करोड़ की नेट खरीदारी हमको दिखा रही है। कैश सेक्शंस में अगर नेट खरीदारी होती है तो बाजार तेज होता है। तो ओवरऑल वीकली जो चार्ट है वो तेजी को ही दर्शा रहा है। तो ये सारी कहानी थी आज की, और जिससे हम अगले हफ्ते को थोड़ा प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ओवरऑल बाजार अगले हफ्ते समराइज करें तो 12,800 थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे के लपेटे में बंद होना चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूं, लेकिन बाजार कयामत की जगह है। जब हमें ऐसा लगता है तभी कुछ भूकंप, कुछ कयामत बाजार के अंदर होती है। अच्छे अच्छे लोगों के पजामे ढीले हो जाते हैं। यही बाजार के इंटरेस्टिंग बनाता है, यही बाजार को एक अपने आप में हसीन बनाता है, जिसकी वजह से हम बाजार के साथ जुड़े रहते हैं। मजा आया तो ठोको लाइक और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और आप भी अगर मेरे स्टूडेंट बनना चाहें, इन सभी बातों को लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के साथ समझना चाहें, तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोक दो, सारे यूट्यूब के स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आप यही चीज़ें ज़्यादा नज़दीकी से व्हाट्सएप पे सीखना चाहें तो व्हाट्सएप के लिए फ़ोन नंबर है 7011-323-077 7011-323-077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, मेरी टीम आपकी मदद करेगी। वहाँ पर मैं थोड़ा सा रिलक्टेंट हूँ नए मेंबर्स बनाने के लिए, क्योंकि मेरे से संभल नहीं पा रहे एग्जिस्टिंग मेंबर्स। हो सकता है मैं थोड़े इसमें चार्जेस भी बढ़ा दूँ, तो मैंने कहा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ। तो ये तो रहा वो। और इसके अलावा बेटा, शेयर बाजार में मजा तब आएगा जब एक्सेलेंट डीमेट अकाउंट हो। जैसे मेरा डीमेट अकाउंट एक्सेलेंट है, मैं खूब इंजॉय करता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉप पे दिया हुआ है, उस लिंक से इमीडिएटली आप जो है अपना डीमेट अकाउंट खुलवाइए। अगर नहीं है तो अच्छी जगह पर, और मेरी टीम को कॉल करिए, कोई दिक्कत है हेल्प लीजिए, मुझे बताइए, फटाफट आपका डीमेट एक ही दिन के अंदर, एक दिन के मिनटों में खुलवा दिया जाएगा। इसके अलावा अच्छी किताबें पढ़नी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये आ गया गजब की जगह मेरा टेलीग्राम चैनल, जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइफ जिंगल लला, जिसने नहीं किया पीछे रहा। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।